नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल ऑनलाइन न्यूज़ चैनल संवाद इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपका परिचय विजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री BS जून जी से करवाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगी। सर, थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? मैं बेसिकली लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। 2014 तक मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने सर्विस की। उसके बाद 2018 में जो है मैंने पार्टी वर्क शुरू किया। 2018 में अरविंद जी ने मुझे इस विजवासन विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष बना के भेजा। उसके बाद 2020 में अरविंद जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो मैंने चुनाव लड़ा। ईश्वर की कृपा से कामयाब हो गए, लोगों के समर्थन से और उनके प्यार से। अरविंद जी की जो इमेज थी, पार्टी की जो इमेज थी, उसकी वजह से हम जीतने में कामयाब रहे। 2020 से मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरा जो एरिया है विजवासन विधानसभा, ये मोस्टली रूरल एरिया है। इसमें 12 या 13 गांव हैं, 15 जे क्लस्टर्स हैं, 3 वसंत कुंज के सेक्टर्स हैं DDA के, 2 सेक्टर 9 और सेक्टर 8 द्वारका के हैं, और बाकी जितना भी एरिया है वो सारा अनऑथराइज्ड और ऐसा एरिया है जिसमें डेवलपमेंट वर्क अभी नहीं हुआ था। पीछे भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अपनी पार्टी के विधायक रहे थे कर्नल देवेंद्र सहरावत। किन्हीं कारणों से उस टाइम डेवलपमेंट वर्क हो नहीं पाया। 2020 में मैं आया, फिर कोरोना आ गया, तो 2020 से 2022 तक का हमारा सारा स्टैंड स्टिल हो गया वर्क। फंड्स भी नहीं थे, काम नहीं करा पाए। अब कोरोना कोविड कंट्रोल में है, फंड्स भी आने शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट की भी इनकम जनरेट हुई है, तो अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा पेस हमने अपना बढ़ाया है डेवलपमेंट वर्क के बारे में। और जैसे कि अभी मेरे रिकॉर्ड से पता लगा कि मार्च 2021 से और आज तक हम तकरीबन 150 इनॉग्रेशंस डेवलपमेंट वर्क के कर चुके हैं। कुछ वर्क कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं, और कुछ जो है बीच में काम है, जैसे जिनमें काम चल रहा है। मोस्टली जो इस एरिया की समस्या है वो पानी की थी, ड्रिंकिंग वाटर की, और वो भी उन्हें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में और जे क्लस्टर्स में। मेरे एरिया में जो जे क्लस्टर्स हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट लैंड पे या DDA लैंड पे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और DDA डिपार्टमेंट कोई काम वहाँ करने नहीं देते, उनका नो ऑब्जेक्शन चाहिए, जिसे जनरली वो ग्रांट नहीं करते। NGT और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि फॉरेस्ट में आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन फिर भी जितना भी बेसिक एमिनिटीज़ हम पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाँव में हमने सारी जो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है वो सारी रिप्लेसमेंट का काम शुरू कर दिया है। आज के दिन 5 गांव में चल रहा है। पूरी विधानसभा में सीवर लाइन डल चुकी है, सिर्फ 2 गांव बचे हैं, एक रंगपुरी और एक शाहबाद मोहम्मदपुर। उनमें STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, उसके लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए DDA को हमने लिखा है। DDA का नो ऑब्जेक्शन अभी मिला नहीं है। जो ही DDA का नो ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, हम वहाँ पे STP तैयार करके उनमें भी पाइपलाइन डाल देंगे। गांव में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पानी और सीवेज का जितना भी काम हुआ है, मैक्सिमम 80% वर्क काम हो चुका है। उसके अलावा दूसरे इश्यूज हैं, लाइक कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, या गांव की पंचायत हैं, चौपाल हैं, इन पे भी काम चल रहा है। काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है और काफ़ी कुछ अभी चल रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो काम पिछले 6-7 साल में नहीं हुआ था उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएं, और अगले 2 साल जो अभी असेंबली के 2 साल बचे हैं, कोशिश करेंगे कि जो 100% प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट करें। सर, जैसा कि आपने बताया कि जैसे आप यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं विजवासन के, तो आपने बताया कि ये थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो पब्लिक है रूरल एरिया की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करती है, पानी और उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम फेस करती है यहाँ की पब्लिक सर? देखिए, बेसिक कम्युनिटीज़ की बात अगर करें तो वही है पानी, सीवेज और सड़कें। तो उन पे हम काम कर रहे हैं। इवन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी मुख्यमंत्री का आदेश है कि इनका जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराओ, और वो कर भी रहे हैं। विलेजेस में ऐसा है कि विलेज में किसी में एग्रीकल्चर लैंड आज के दिन बची नहीं, सारी की सारी एक्विजिशन में जा चुकी है।
पूरी लैंड जो है इन गांव वालों की एक्वायर हो चुकी है, तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम जो है उनका सिर्फ रेंटल है या रेंटेड प्रॉपर्टी जो बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लाल डोरे में हैं, उसमें एमसीडी से हमें प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि एमसीडी में पहले बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में है, तो थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन की वजह से वहाँ गाँव वालों को प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब आपने रिसेंट इलेक्शन में देखा होगा कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। तो अब उम्मीद करते हैं गांव में जो रेंटल वैल्यू की जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें कोई इलीगल एक्सटॉर्शन या इलीगल कलेक्शन एमसीडी पे पुलिस के द्वारा या किसी पार्षद के द्वारा ना हो, ताकि उन लोगों का दो पैसे का कोई अर्निंग हो सके और आगे बढ़ सकें वो। सर, ये आपका जो एरिया है इसमें जैसे पब्लिक आपके पास आती है प्रॉब्लम्स लेके, तो इसमें आपने हेल्थ को लेके क्या मतलब कि क्या डिसीजन लिया, मतलब कि क्या स्टेप्स उठाए हैं सर? एक दिल्ली सरकार का प्रपोजल है कि हर 1000 मीटर पे एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। 4 या 5 मोहल्ला क्लिनिक आज हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक सेक्टर 9 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 1750 बेड का। उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो वर्किंग उसकी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा मैंने 8 मोहल्ला क्लिनिक के लिए रिक्वेजिशन पहले भेज रखी है कि हम कुछ महिला मोहल्ला क्लिनिक और कुछ मोहल्ला क्लिनिक एस्टेब्लिश करवाएं, और जो डिस्पेंसरीज हैं हर गांव के उसको अपग्रेड करें, या तो उसको पॉली क्लिनिक में कन्वर्ट करें, या जो डिस्पेंसरी अभी डिलेपिडेटेड कंडीशन में है उनकी बिल्डिंग वगैरह ठीक करके उनमें सुचारू रूप से काम शुरू करवाएं। तो हेल्थ पे फोकस बहुत ज़्यादा है। दिल्ली सरकार का फोकस किस पे है? या तो एजुकेशन पे है, या हेल्थ पे है, और या फिर जो एमिनिटीज़ पानी की है, बिजली की, उन पे है। तो हेल्थ पे भी पूरा फोकस है, और हम चाहते हैं कि हर गांव में, हर एरिया में, हर क्लस्टर में, हर अनऑथराइज कॉलोनी में या तो एक मोहल्ला क्लिनिक हो, और या फिर डिस्पेंसरी वहाँ काम कर रही हो। अभी कुछ जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने हैं, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक कंप्लीट होकर पूरे एरिया को हम कवर कर पाएँ। तो सर, आपका जैसे ब्रिजवासन जो एरिया है तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी 4 से 5 जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, तो इतने बड़े एरिया के लिए क्या ये सफिशिएंट है सर, कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो आपको लगता है कि वो सारे उतने 4 या 5 मोहल्ला क्लिनिक में कवर अप हो पाते हैं सर? बिल्कुल नहीं हो पाते। मोहल्ला क्लिनिक की शॉर्टेज है, पर रीज़न वही है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए आपको कुछ लैंड चाहिए, और आज के दिन बिजवासन विधानसभा ने पूरी दिल्ली में जितनी भी लैंड है, लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए है। पहले ग्राम सभा की लैंड हुआ करती, वो सारी डीडीए में वेस्ट कर गई है। तो अब जब डीडीए लैंड अलॉट करता है मोहल्ला क्लिनिक के लिए, तभी मोहल्ला क्लिनिक की कमीशनिंग हो सकती है। हमने 8 मोहल्ला क्लिनिक का प्रपोजल दिया हुआ है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ही डीडीए हमें ये लैंड अलॉट करेगा या हमें अलाउ करेगा या एनओसी देगा, हम इमीडिएटली इन मोहल्ला क्लिनिक पे काम करना शुरू कर देंगे। और 2-3 जगह इन्होंने हमें अलाउ भी किया है, तो अब जल्द शुरू कर देंगे उन पे काम। और सारा जो हर्डल आती है वो ज़मीन की है। ज़मीन डीडीए थोड़ा सा डिले करता है ज़मीन अलॉट करने में, जिसकी वजह से ये काम भी रुका हुआ है। सर, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में हमें बताया कि थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में एक ना जो मेन प्रॉब्लम फेस की जाती है पानी के अलावा, हेल्थ के अलावा, बच्चों की एजुकेशन की सर, कि प्रॉपर स्कूल्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं सर? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं उनको मतलब धन्यवाद देता हूं कि इस बार भी जो मैं ये एनुअल डे फंक्शन में गया, तो जहां भी मुझे रिजल्ट्स के बारे में बताया गया, बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। कुछ ओवर क्राउडेड स्कूल्स हैं जैसे संभालखा में, उसके लिए हमने 2 स्कूल प्रपोज किए हैं, एक कापासेड़ा में और एक बामनौली में। हमने 2 नए स्कूल प्रपोज किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, और उन पे प्रिलिमिनरी वर्क चल रहा है, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द 2 स्कूल और बन सकें। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी सब जगह कंडीशन बहुत अच्छी है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है वहाँ पे। सर, ये जो स्कूल आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपनी साइड से, तो इसमें क्या बच्चों की फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए कभी कुछ इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे फेस करते हैं जो फैमिली फाइनेंशियली साउंड नहीं है, कि पैसा नहीं दे पा रही हैं बच्चों की फ़ी के लिए, तो उसके लिए फिर आप कैसे करते हैं सर? राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं कि 9th क्लास तक आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट स्कूल में 9th क्लास तक कोई फीस नहीं है,
और 9th क्लास से 12th क्लास तक जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना पिंचिंग नहीं है, वो भी एक नॉर्मल सा ही है। तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी कोई समस्या आज के दिन नहीं है कि फ़ीस की वजह से कोई पेरेंट्स ये कहे कि मैं फ़ीस नहीं दे पाया और बच्चा पढ़ नहीं पाया। और अगर ऐसा केस मेरे सामने आज तक एक भी नहीं आया है, और अगर कैसा फ्यूचर में ऐसा कोई केस आया तो हम इंश्योर करेंगे कि उस बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अब जैसे बच्चों की आपने हेल्थ के उसमें भी कर लिया सर, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी स्टेप उठाए हैं सर। तो अब जैसे ओल्ड एज लोग होते हैं सर, जो कि पेंशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं सर, बट काफ़ी सारे लोग हैं जो ओल्ड एज में आ गए हैं, बट हम देखते हैं कि वो लोगों को ना अभी भी पेंशन नहीं मिल पा रही है सर। रीज़न कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है सर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दो इशू हैं। दिल्ली एक फुल स्टेटहुड नहीं है, दिल्ली के पास, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो मोस्ट ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं। चाहे आप ओल्ड एज पेंशन लें या आप राशन कार्ड्स की समस्या लें, आज राशन कार्ड बनाने में दिल्ली में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। ऐसे ही पिछले 4 साल से ओल्ड एज पेंशन भी नहीं आ रही। ये सारी अप्रूवल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। फूड एक्ट में प्रोविज़न है कि जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, आप 72 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना सकते। तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि राशन कार्ड टाइम पे नहीं बन पा रहे, 4-5 साल का बैकलॉग है। सिमिलरली जो ओल्ड एज पेंशन है, इसके लिए भी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से ओल्ड एज पेंशन रुकी हुई है। सरकार और जितने भी विधायक हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कि डेली हमारे पास 4 से 5 लोग आते हैं कि हमारी ओल्ड एज पेंशन बनवाइए। तो अभी जिस दिन भी ओल्ड एज पेंशन की अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाती है, काम शुरू हो जाएगा। सर ये जैसे आपने राशन का भी बताया है कि राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, आज के टाइम में करप्शन को देखते हुए, तो क्या आप कभी मतलब कि आपकी कोई ऐसी टीम भी है जो कि यहाँ पे ऐसे विजिट करती है रैंडमली कि देखने के लिए कि जो राशन है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहा है पब्लिक के बीच में या नहीं हो रहा है? राशन में बंगलिंग हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक दिल्ली सरकार सीएम का राशन है, दूसरा पीएम का राशन है, 2 टाइप का फ्री राशन आजकल चल रहा है। ये बात ठीक है कि कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे राशन की दुकान ना खुलने की कंप्लेंट हो या राशन वाले का बिहेवियर ठीक ही ना हो। रिसेंटली एक अंशुल सहरावत स्टोर है बिजवासन का, उसका मैंने लाइसेंस सस्पेंड करवाया है, जिसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी और उसका लाइसेंस मिनिस्टर को लिख के मैंने सस्पेंड करवाया। ऐसे ही हमारे पास विजिलेंस टीम है जिसका चेयरमैन लोकल एमएलए होता है। उसके लोग बार बार एरिया में जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट मिलती है तब उसका निवारण करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, और अगर सीरियस कंप्लेंट हो तो उसका लाइसेंस हम सस्पेंड कराते हैं, जैसे ये बिजवासन वाले केस में हुआ। सर ये तो बात रही पब्लिक की कि पब्लिक अभी तक क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसका क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं। अब सर जैसे आप यहाँ पे बिजवासन क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपके पास जब पब्लिक आती है तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सर उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि एरिया बहुत बड़ा है, और वाकई में एरिया बहुत बड़ा है। मैंने आज के दिन 4 ऑफिसेज अपने सेटअप कर रखे हैं, एक महिपालपुर में, एक कापासेड़ा में, एक बिजवासन में, और एक जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि लोग जो भी समस्या लेके आएँ, उनकी समस्याओं का समाधान उन्हीं के एरिया में हो जाए, उनके एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस में ना आना पड़े। तो मैं खुद जाता हूँ, मैंने डिफरेंट डेज जो हैं असाइन किए हुए हैं अलग अलग एरियाज़ के, और वहाँ जाके जितनी भी उनकी समस्या होती हैं, चाहे पानी की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे राशन की हो, या दूसरी ओल्ड एज पेंशन की हो, ये सारी समस्याएं मैं उस एरिया में खुद जाके उनको सॉर्ट आउट करता हूँ। सर ये गवर्नमेंट की साइड से आपको जो फंड्स मिलते हैं ये सारा कार्यभार चलाने के लिए, तो सर क्या वो फंड सफिशिएंट होते हैं? नॉट एट ऑल। 4 करोड़ फंड में आप कुछ नहीं कर सकते। एक अगर 1.5 किलोमीटर की कोई सड़क है तो उसी में 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है। तो एक साल में 4 करोड़ फंड कुछ नहीं है, आप डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा हमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कुछ फंड्स मिलते हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए अलग से फंड आते हैं, वो हमें नहीं आता, सरकार खुद करती है। अभी पीछे से मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम निकाली थी कि आप हमें रिक्वायरमेंट कितनी आपके फंड्स के यहाँ 280 करोड़ की मैंने एक स्कीम बना के दी थी,
और हम उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर्स में वो मुख्यमंत्री की तरफ से फ़ंड रिलीज़ होंगे और जो जो प्रोजेक्ट उसमें दिए हुए हैं उन पे जल्दी काम शुरू होगा। लेकिन जो एमएलए फंड है 4 करोड़ का, वो बिल्कुल सफिशेंट नहीं है। तो सर इसमें मतलब कि आप जैसे कह रहे हैं कि 4 करोड़ रुपीज़ का आपको फंड का वो मिलता है एक कोटा, तो आपको आप इसको फिर कैसे, अगर फंड सफिशिएंट नहीं होते हैं तो आप इसको फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कैसे प्लानिंग्स करते हैं सर? ये जो इम्पोर्टेंट और जो मतलब प्रायोरिटी बनानी पड़ती है हमें कि कौन सा वर्क अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है पूरे एरिया में, उसको फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि हर एरिया में थोड़ा थोड़ा काम हो, लोगों को ये शिकायत ना हो कि हमारा एरिया नेगलेक्टेड रहा। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, उस पर हम फंड्स लगाते हैं। अब आप मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक केबल अंडरग्राउंड करानी है किसी गांव में या किसी एरिया में, उनका ह्यूज बिल आता है और वो फंड्स जो हैं, अब कंपनी ये जो BSES अपने पास से नहीं करती, वो भी एमएलए से फंड मांगती है। तो अगर मैं एक 1100 kV की लाइन को अंडरग्राउंड कराऊं और वो 10 किलोमीटर की है, तो उसमें मेरा कम से कम 2 करोड़ रुपया चला जाता है। बाकी एरिया सारा रह जाता है डेवलपमेंट वर्क जिसमें छोटे मोटे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क हों उन्हीं को पहले कराएं और बाकी को जो है हम दूसरे फंड्स में डालें, जैसे CM फंड है या रूरल डेवलपमेंट फंड है या अनऑथराइज कॉलोनीज का फंड है, उससे करवाएं। तो अपने फंड में हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो सर आपका जैसे यहाँ पे ऑफिस है भिजवासन में, तो आपकी पब्लिक डीलिंग के टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर? नॉर्मली मैं 11 बजे तक जाता हूँ और 1 बजे तक रहता हूँ हर ऑफिस में डेली। मैं मंडे ट्यूसडे यहाँ रहता हूँ, वेडनेसडे को भिजवासन जाता हूँ, थर्सडे को मैं कापाछड़ा जाता हूँ, फ्राइडे को जो है मैं महिपालपुर में जाता हूँ और सैटरडे को मैंने कॉमन लिख कर रखा हुआ है कि अगर मैं कोई जगह मिस कर जाऊँ तो वहाँ पे मैं सैटरडे को पहुँचूँ। सर मेरा ना पर्सनल लेवल पे एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, बीइंग अ फीमेल, कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ कोई एक्शन ले रहे हैं सर? कि मतलब कि आपको पता है कि गर्ल्स को लेके आजकल कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है, तो इसके उसमें आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंस्टेंस देता हूँ इसका संभाल का स्कूल्स का। वहाँ 2 स्कूलों में 4 शिफ्टें लगती हैं, गर्ल्स बॉयज़ को एजुकेशन, इस तरह से। वहाँ बहुत झगड़े होते थे, ईव टीजिंग के केसेस बहुत होते थे। उस स्कूल में बाहर लोग खड़े रहते थे, बच्चे खड़े रहते थे, दूसरे मेल स्कूल्स के जितने बच्चे हैं। तो मैंने उनका टाइम शिफ्ट कराया कि इन दोनों की छुट्टियाँ एक साथ नहीं होनी चाहिए। इनको 1 घंटा पहले या तो लड़कियों को छोड़ो या लड़कों को छोड़ो, ताकि बाहर जाके कोई ईव टीजिंग की इंसिडेंट ना हो। फिर लड़कियां या फीमेल जो हैं बसों में ट्रैवल करती हैं, उसमें तो दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ किया है, पैनिक बटन लगाए, CCTVs लगवाए। मेरे एरिया में 2000 कैमराज पहले लग चुके हैं और फर्दर 2000 कैमराज लगवाने का आज के दिन काम चल रहा है महिपालपुर वार्ड में। तो वीमेन सेफ्टी के लिए CCTV लगवाना, बसों में उनके लिए ये सब करना। एक हम हैंडीकैप ज़रूर है एक मामले में कि पुलिस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। फिर भी जब भी डिस्ट्रिक्ट वाइज DCP मीटिंग बुलाते हैं महीने में एक बार, तो मैं इन इशूज़ को हाईलाइट करता हूँ कि भाई गर्ल्स सेफ्टी या वीमेन सेफ्टी के लिए पुलिस जो है हमसे कोऑपरेट करे और जो मैक्सिमम वर्क हम करा सकते हो करें। ऐसे स्पॉट जो डार्क स्पॉट हैं, जहाँ पे महिलाएं या लड़कियाँ आती होती जलती, वहाँ हमने सोलर लाइट लगवाई। ऐसे स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा ईव टीजिंग की इंसिडेंट होती थी, वहाँ हमने CCTVs कैमरा लगवाए। तो हम ऑलमोस्ट सारा एरिया हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। थोड़ा सा लैग करता है पुलिस का कोऑपरेशन, अगर पुलिस थोड़ी सी पेट्रोलिंग प्रॉपर करके और MLA से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बढ़ा के करे तो इम्प्रूवमेंट और जल्दी होगी। अब जैसे इसके बाद एक और मेजर इशू है ड्रग्स का। ड्रग एब्यूज़ बहुत है, अनऑथराइज कॉलेज में ड्रग एब्यूज़ बहुत है। आप जितने भी पार्कों में जाएंगे शाम को 6-7 बजे आपको ड्रगिस्ट बैठे हुए मिलेंगे। वो कभी लिकर, कभी सूखा नशा बोलते हैं ये, कभी दूसरे ड्रग्स जो हैं वो लेते हैं, तो आपको मिल सकते हैं। तो इन पे मैंने पर्टिकुलरली एक ज़ीरो टॉलरेंस का एटीट्यूड लेते हुए मैंने DCP को भी लिखा और हर मीटिंग में मैं अप्राइज कराता हूँ। लेकिन उस समस्या पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब पुलिस हमसे कोऑपरेट करे। अभी आप लोग तो खैर दूर से आते हैं, पिछले महीने यहाँ एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला, माँ बाप भाई बहन चारों को मर्डर कर दिया। तो वो ड्रगिस्ट था,
तो वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर पुलिस प्रॉपर कंट्रोल करे, प्रॉपर विजिलेंस रखे, प्रॉपर इनका प्रोसिक्यूशन कराए, तो जो ड्रगिस्ट हैं जो सप्लाई करते हैं उन पे कंट्रोल करे, तो ऐसे इंसिडेंट रोकी जा सकती है। और अगर ड्रगिस्ट हर गली में, हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर पार्क में घूमेंगे तो वीमेन सेफ्टी भी अफेक्ट होगी। तो ड्रग्स, मीनस और दूसरा जो है ये वीमेन सेफ्टी पे, इन पे बहुत हमारा स्ट्रेस है और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो और इनको हम अच्छी तरह इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। सर ओवरऑल हम लोगों ने आपसे डिस्कशन करी है कि आपने अभी तक क्या करा, बट एक बार आप अपने खुद से बताना चाहेंगे कि जो आपका कार्यकाल था 7.5 साल का, उसमें ओवरऑल आपने और क्या अपने एरिया में चेंजेस करे हैं सर? देखिए, मेरा कार्यकाल, मैंने आपको बताऊँ, मेरा 7.5 साल का नहीं था, मेरा कार्यकाल सिर्फ 3 साल का है और मैं 2020 में इलेक्ट हुआ था। और मैंने जैसे बताया कि 2020 में इलेक्ट हो गए, 2 साल कोविड में चले गए। तो इफ़ेक्टिवली 6 महीने से 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। जहाँ तक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का सवाल है, तो जितना भी गांव में या इसमें जैसे क्लस्टर्स में या अनऑथराइज कॉलोनीज में मैंने जैसे सड़कें बनवा दी, मोस्टली सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में आज सड़कें बनी हुई हैं, सीवरेज की लाइन डलवा दी, पानी की लाइन डलवा दी, गांव में आज काम चल रहा है पानी की पाइपलाइन चेंज करने का। एक मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा दिया कापासेड़ा में, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनवाया। बिजवासन में जो 2 टेम्पल हैं उनका ब्यूटिफिकेशन कराया। हर गांव में चौपाल को रेनोवेट किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया। उसके बाद जितनी भी इनकी डिस्पेंसरीज हैं उनको या तो रिकन्स्ट्रक्ट किया या उनको रेनोवेशन किया। राजनगर में एक पहले एक डिस्पेंसरी होती थी बागडोला पे, यहीं पास में ही, उसको हमने पॉलीक्लिनिक में कन्वर्ट करवाया। तो डेवलपमेंट वर्क का बहुत हुआ है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब से हमें नुकसान वो 2 साल का कोविड पीरियड का ज़रूर हुआ, ना उस पीरियड में हमें फंड्स मिले, ना हम कोई काम करा पाए। इस बार हमें फंड्स मिले थे और आज के दिन मेरे फंड्स में से शायद 3 या 4 लाख रुपए बचे, बाकी मैं सारा स्पेंड कर चुका हूँ। सर जो अब अपकमिंग इलेक्शंस हैं इन 2024, तो उसमें फिर आपके अब क्या प्लान्स हैं सर? देखिए, पार्टी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ेगी। अभी आपने रिसेंट चुनाव में देखा कि 13% वोट परसेंटेज हमारी गुजरात में रही, 5 MLAs आए, 25 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम सेकंड पोजीशन पे रहे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। अभी मैं मध्य प्रदेश का भी मैं प्रभारी हूँ चुनाव का, वहाँ पे मैं भी जाता रहता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पांस है मध्य प्रदेश में भी। तो दिल्ली तो हमारा गढ़ है, दिल्ली और पंजाब। तो दिल्ली में जो 2024 का चुनाव हुआ, हम ज़ोर शोर से लड़ेंगे, अच्छे प्रत्याशी देंगे और इस बार उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जो 7 सीट हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत पाएँ। सर अब फाइनली आपका फिर जनता को क्या संदेश रहेगा सर? कोऑपरेशन, अगर जनता कोऑपरेट करती रहे, बस उनका प्यार चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। जितना भी पैसा आता है फंड्स का सारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अनऑथराइज कॉलोनीज में थोड़ा काम करने में दिक्कत आती है क्योंकि कोई सैंक्शन प्लान नहीं होती, हैफेजर्डली सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है। अगर मैं एक सड़क बनवाता हूँ, सीवेज लाइन डालता हूँ, तो बहुत नैरो लेन्स हैं, उसके भी बाहर लोगों ने रैंप बनाए हुए हैं अपने घर के सामने या पैड़ियाँ लगाई हुई हैं, उनको कोई नहीं तोड़ने देता। स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन डालने के लिए व ड्रेन बनाने के लोग परमिशन नहीं देते। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन लोगों का अगर हो तो इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। और डेवलपमेंट वर्क तो खैर चल ही रहा है, डिलेड हो जाएगा, लेकिन लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो बहुत जल्दी काम शुरू होगा। और अभी लोग समझने भी लगे, काम हुआ तो उनको अच्छा भी लगता है, तो कोऑपरेट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर। आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी सर, कि आप ऐसे ही बने रहें सर और ऐसे ही तरक्की करते रहें सर, क्योंकि इसी के थ्रू लोगों का भी भला होता रहेगा सर।